से अगर सफलता आपको चाहिए तो उसका एक ही मंत्र है और वो है मेंस आंसर राइटिंग। और मेंस आंसर राइटिंग आप कैसे करेंगे वो एक मुश्किल काम है। और मुश्किल काम देखिए ये समस्या यहीं पे आके फंस जाता है, समझ गए? समस्या यहीं पे आ जाता है कि जो मेंस का जो राइटिंग है ना वो बड़ा परिपक्व चीज़ है, आसान से होता नहीं है ना। लेकिन लोग क्वालिफाई तो कर ही रहे हैं, इसका मतलब वो सीख रहे हैं। देखिए ना भाई कितना कट ऑफ नीचे आ गया है मेंस का। 450 425 नंबर अगर कोई ले आता है तो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई है। और देखिए कि लगभग वही पौने 500 अगर नंबर अगर आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो मार्क्स तो मतलब समझ ना 50% से भी कम नंबर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब है कि आज भी लिखने वालों की कमी है, ठीक। और आप याद रखिए जो लोग हमें देख रहे हैं वो एक ही चीज़ आपको जो है ना सफलता एक ही चीज़ दिला ही सकता है। और वो दिला सकता है कौन सा? तो वो आपका आंसर राइटिंग दिला सकता है। जितना लिख सकते हैं लिखिए, और लिखिएगा तभी आएगा, लिखना भी तभी आएगा ना जब आपको नॉलेज होगा, समझ गए? और नॉलेज तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, समझ गए? मतलब जो नए नए लड़के होते हैं ना उनको अगर एक पेज लिखने के लिए बोल दीजिएगा ना तो एक पेज लिखने में पसीने आ जाते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। चलिए काम पे लगते हैं, ये तो होता रहेगा, ये चलता रहेगा। और लेकिन हाँ तैयारी मिशन मोड में होनी चाहिए। तैयारी जो है बीपीएससी का तैयारी अब आसान नहीं है दोस्त, ठीक है। अब तैयारी केवल भीड़ लगा देने से कहीं भी आप पढ़ लीजिए उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप घर पे जाकर के 7-8 घंटे मेहनत नहीं करेंगे, पीजी पे फोकस नहीं करेंगे, मेंस पे फोकस नहीं करेंगे, सबसे बड़ा मंत्र एक ही है कि घर पे जाइए, कुर्सी पर बैठिए और 7-8 घंटे का एक रूटीन बनाइए, है ना। और थोरोली पढ़िए। अभी मौका है, जितना किताब पढ़ सकते हैं वो किताब पढ़िए, क्योंकि असली जो सफलता मिलेगा वो किताब पढ़ने से मिलेगी। आपके पास शब्दों का संग्रह होगा तभी आप राइटिंग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। अब इस बार तो 40-85 प्रश्न जो है यूपीएससी लेवल का था। हो सकता है कि अगले बार ये 60-70 कर दें, 75 कर दें, कौन जानता है। तो बिल्कुल हल्के नहीं लेना है इसको। और चलिए हम शुरू करते हैं, बकवासबाजी क्या करना। अब पहला प्रश्न ज्योग्राफी के लिए मैं पूरा ज्योग्राफी करवाऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों को मैं अच्छे तरीके से करवा दूंगा। इसके बाद एक सीरीज और मैं लेकर आ रहा हूँ पॉलिटी का, तो पॉलिटी भी मैं करवाऊंगा आपको अच्छे तरीके से, इतिहास भी मैं करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो अभी हम आपके लिए जो है ज्योग्राफी का लेकर आए हैं क्वेश्चन सीरीज। तो आगे और भी मैं करंट अफेयर्स भी मेरा अगले वीक ही आ रहा है, तो वो भी तो जितना हमसे बन पड़ेगा हम आपको करवाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात मैं फिर एक बार बोलूँगा, राइटिंग सीखिए। राइटिंग नहीं सीखेंगे, अब हम ये कह दें कि राइटिंग सीखिए तो इसका मतलब थोड़ी आप राइटिंग सीख जाएंगे, नहीं। राइटिंग सीखने के लिए आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राइटिंग सिखाए, है ना। जैसे होता ना कि आप इंग्लिश में लिखते हैं कंजंक्शन, जो दो शब्दों को जोड़ करके आपको एक ये बना देता है, सेंटेंस बनाता है। तो सबसे पहले बात तो सेंटेंस ही नहीं बन पाता लोगों का, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, समझ गए। खैर छोड़िए, आते हैं टॉपिक पे सीधे। हाँ, आप लोगों से यही गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि मोटिवेशन बना रहे भाई, काम करते रहूँ हम भी। तो चलिए आते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। पृथ्वी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन एक है पृथ्वी की आकृति जियाड है। ऑप्शन बी है प्रारंभिक पृथ्वी का भूभाग पेंजिया कहलाता था। ऑप्शन सी है कि प्रारंभ में भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। कभी कभी यही ऑप्शन को तोड़ देता है कि इनमें से कोई नहीं या फिर या एफ में एक से अधिक। तो बताइएगा फिर से एक बार, देखिए इसको कहता है कि पृथ्वी की आकृति जियाड है। जियाड समझते हैं? जियाड जो है इसको हिंदी में कहते हैं लधवक्ष गोलाव। लधवक्ष गोलाव,
लध्वंस गोला, देखिए जियाड की एक परिभाषा है, परिभाषा ये है कि वैसा गोला, याद रखिएगा, वैसा गोला जो जिसका जिसका दोनों ध्रुव चपटा हो और बीच का भाग उभरा हुआ हो, इसको हम लध्वंस गोला बोलेंगे। ठीक है, वैसा गोला जिसका दोनों ध्रुव क्या हो, चपटा हो और बीच का भाग उभरा हुआ हो, इसको हम लध्वंस गोला बोलेंगे। यही कारण है कि पृथ्वी का जो अक्षांशीय विस्तार है देशांतरीय विस्तार से 43 किलोमीटर कम है। ये जो देशांतरीय विस्तार है ना, ये है 12,000, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, देशांतरीय विस्तार 12,714 किलोमीटर है, और अक्षांशीय विस्तार है, ये वाला विस्तार जो है वो है 12,757 किलोमीटर। तो अगर हम इसमें से 12,714 किलोमीटर घटा देते हैं तो ये आ जाता है 43 किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृथ्वी का जो देशांतरीय विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार से कितना कम है या अधिक है, तो इसको याद रखिएगा, ये जो है आपका जो है 43 किलोमीटर कम है। आगे अगला पॉइंट कहता है कि प्रारंभिक पृथ्वी का भूभाग पैंजिया कहलाता था। बिल्कुल, जिस समय पृथ्वी बना था उस समय पैंजिया और पैंथालस, जितना भी लैंड मास हुआ करता था, यानी कि जितना भी भूभाग एक जगह हुआ करता था, इसको हम पैंजिया कहते थे, पैंजिया। और बाकी जो वाटर बॉडी था इसमें, यानी कि पानी वाला जो भाग था, इसको हम पैंथालसा कहते थे, पैंथालसा कहते थे। अच्छा, ये पैंजिया से पहले क्या था? पैंजिया से पहले जो ये भूभाग था इसको हम कहते थे रोडेनिया। ये भी एक बार पूछा हुआ है कि पैंजिया से पहले का जो भाग था उसको कहते थे रोडेनिया, रोडेनिया। तो ये याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रारंभ में भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। बिल्कुल था। भारत जब पैंजिया का विघटन हुआ, सब पैंजिया का जब ब्रोकन हुआ, पैंजिया जब टूट गया, तो जो है पूरे पृथ्वी पर दो भाग हो गए, कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में चले गए और कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में रह गए। तो भारत जो है वो अफ्रीका के दक्षिण में स्थित था, जहाँ पे आप ही वर्तमान में साउथ अफ्रीका वगैरह का जो इलाका दिखता है ना, वो कभी यहाँ पे भारत हुआ करता था। मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ एक मिनट के लिए। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो है पैंजिया का भाग था। जो पैंजिया जब ब्रोकन हुआ तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि अफ्रीका का मैप तो देखे ही होंगे, तो अफ्रीका के साइड में नीचे है ना वो लगा हुआ था भारत। तो भारत जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में था, उसके बाद जो है ना वो पलायन करके आ गया उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था भारत, बाद में आ गया अंगारा लैंड में। क्लियर है। और अगला ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो बिल्कुल ऑप्शन जो है डी सही है आपका। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न पे आइए। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, कहता है कि भारतीय प्रायद्वीप अंतर्जात बल के कारण विस्थापित हुआ। ध्यान सुनिएगा, कहता है भारतीय जो प्रायद्वीप है वो अंतर्जात बल के कारण जो है विस्थापित हुआ है। ऑप्शन बी है कि भारत की वर्तमान अवस्थिति 200 मिलियन वर्ष पूर्व की है। ठीक है। ऑप्शन सी है कि भारतीय प्लेट का टक्कर यूरेशियाई प्लेट से हुआ है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन एफ है एक से अधिक। तो बताइएगा कि कौन सा सही है ये। फिर से देखिए कि भारतीय प्रायद्वीप अंतर्जात बल के कारण विस्थापित हुआ है। बिल्कुल। देखिए, कहा जाता है कि जो भारतीय जो प्रायद्वीप है ये वाला, और यूरेशियाई प्लेट से आकर के टकरा गया है, इसके पीछे जो काम करता है, जो बल काम कर रहा था, वो एक जो है आप नाम सुनेंगे, आर्थर होम्स। ठीक है। 3 नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं वो। 3 नाम याद रखिएगा। एक है, उसका नाम है आर्थर होम्स। आर्थर होम्स का एक ये है, उसका नाम है संवहन धारा सिद्धांत। संवहन धारा सिद्धांत। संवहन धारा सिद्धांत आर्थर होम्स का दिया हुआ है, और उसी के आधार पर प्लेटों का विस्थापन हुआ है पूरे दुनिया में। ठीक है। जब पैंजिया का ब्रोकन हुआ, पैंजिया जब टूट गया, तो आर्थर होम्स के, उस समय तो अलग बात था कि पता नहीं था कि क्यों विस्थापित हो रहा है, लेकिन बाद में पता लगा कि आर्थर होम्स ने कहा कि जो प्लेटों का विस्थापन हुआ है वो हुआ है संवहन धारा सिद्धांत के आधार पर। यानी कि पृथ्वी के, जैसे हम लोग ऊपर है ना, यानी कि क्रस्ट के 100 किलोमीटर नीचे एक मैग्मा का
चैम्बर है जिसको हम कहते हैं दुर्बल मंडल, तो दुर्बल मंडल में मैग्मा खोल रहा है और खोलने के क्रम में वो जो संवहन धारा उत्पन्न करता है। जिससे हम लोग अगर मान लीजिए कि कोई पानी गर्म करते हैं कोई बर्तन में, तो पानी जब खोलता है तो नीचे से एक उबाल आती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम संवहन धारा। जैसे इस प्रकार से आप देखिए कि मान लीजिए कि कोई बर्तन है ये, और बर्तन के नीचे आप आग लगा दीजिए यहाँ पर, तो जो पानी है ना वो नीचे से खोलना शुरू करता है ऐसे। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि पानी जो है, अगर हम पानी को गर्म करते हैं किसी बर्तन में, तो पानी नीचे से गर्म होता है कि ऊपर से गर्म होता है? तो देखिए पानी जो है वो गर्म होता है ऊपर से, नीचे से गर्म नहीं होता, ऊपर से पानी गर्म होता है। तो ये जो धारा बन जाता है ना, इसी को हम कहते हैं संवहन धारा, ठीक है। तो प्लेटों का जो विस्थापन है वो संवहन धारा के कारण ही हुआ है। क्लियर? तो याद रखिएगा। तो ये जो अंतर्जात बल के कारण विस्थापित हुआ, बिल्कुल सही है। कहता है कि भारत की वर्तमान अवस्थिति 200 मिलियन वर्ष पूर्व की है, ठीक है, ये भी सही है, 200 मिलियन वर्ष पूर्व की है। वर्तमान में जो भारत है आज का नहीं है, वो 200 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पे भारत आ चुका था। आगे कहता है कि भारतीय प्लेट का टक्कर यूरेशियाई प्लेट से हुआ, बिल्कुल हुआ है। यूरेशियाई प्लेट बहुत बड़ा प्लेट है, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो यूरेशियाई महाद्वीप ही है। और अब याद रखिए, एक प्रश्न और पूछता है कि जो दो महाद्वीप हैं, यानी कि एक बड़ा महाद्वीप एक छोटा महाद्वीप में आखिर में टक्कर हो जाए दोनों के बीच में, तो सबडक्शन किसका होगा? इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा महाद्वीप है एक छोटा महाद्वीप आपस में टकरा जाए, तो सबडक्शन यानी कि नीचे कौन जाएगा, गलेगा, मतलब नीचे जो दुर्बल मंडल में कौन जाएगा? तो नीचे हमेशा जाएगा कौन? तो बड़ा महाद्वीप, है ना। ऊपर से छोटा महाद्वीप है वो ऊपर चढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, एक पूछे कि महासागरीय जो प्लेट है और अगर महाद्वीपीय प्लेट है, दोनों में टक्कर हो जाए तब नीचे कौन जाएगा? तो नीचे हमेशा जाएगा जो है महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट ऊपर चढ़ जाता है। तो याद रखिएगा। तो वही कारण है कि जो भारतीय प्लेट है ना वो यूरेशियाई प्लेट पर ऊपर चढ़ गया है, और चढ़ने के कारण जो है आप देख रहे हैं कि वर्तमान में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का जो निर्माण है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टक्कर के कारण ही हुआ है। क्योंकि उस समय तक यहाँ पर एक सागर हुआ करता जिसका नाम था तेथिस सागर, और तेथिस सागर के तलछट जो है वो हमारे जो हिमालय पर्वत है उसके ऊपर आकर के जम गया है, और उसी के क्षरण से, उसी के डिकम्पोजिशन से जो भारत के दक्षिण से उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है उसका भी निर्माण हुआ है। तो आगे प्रश्न आएगा, मैं आगे उसको डील करूंगा। तो इनमें से कोई नहीं, एफ आंसर हो जाएगा एक से अधिक, तो ये तीनों सही है आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय प्रायद्वीप प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो अब देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में, अच्छा एक और बताइए कि प्रायद्वीप मतलब समझते हैं कि नहीं समझते? प्रायद्वीप का मतलब क्या है? प्रायद्वीप का मतलब सिंपल सा है कि वैसा द्वीप जो जिसके तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा है, जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। द्वीप का मतलब है जिसके चारों तरफ से वाटर बॉडी है वो द्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब इसमें तीन तरफ से वाटर बॉडी है और एक तरफ जो भाग है वो लैंड मास से जुड़ा हुआ है, यानी कि भूमि से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रायद्वीप। ठीक, तो हाँ, अब देखिए प्रश्न कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करना है तो पहला ऑप्शन कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल है। पॉइंट नंबर 2 है कि यहाँ प्री कैम्ब्रियन काल से क्वाटरनरी काल तक चट्टानें पाई जाती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ की जो चट्टानें हैं वो प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर के क्वाटरनरी काल तक की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन कहता है कि भारत में कोयला का निर्माण गोंडवाना काल में हुआ है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बताइएगा कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। देखिए अगर मैं बताऊं तो इसका सबसे सिंपल सा आंसर है वो है डी है, क्योंकि ये तीनों सही है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण जो एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण उस काल में हुआ है जब पृथ्वी की संरचना हो रही थी, यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल से ही जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण हुआ है। अब बात आती है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका निर्माण कैसे हुआ है? तो याद रखिए कि जो पठार होता है, याद रखेंगे, पठार और एक होता है पर्वत। ठीक है, पर्वत के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, लेकिन पठार जो है वो मोस्टली एक ही प्रकार से निर्माण होता है। देखिए अगर कोई ज्वालामुखी, मान लेते हैं कि ये ज्वालामुखी है, ये फट गया है, तो ज्वालामुखी जो है ना, फटने के क्रम में दो प्रकार के लावा का जो है
ये करता है, परिवहन करता है। अंदर से दो प्रकार के लावा निकलते हैं। एक लावा निकलता है गाढ़ा लावा। जब गाढ़ा लावा निकलेगा उसमें सिलिकॉन की मात्रा 60% से अधिक होगी। तो जब 60% से अधिक सिलिकॉन की मात्रा हो जाएगी ना, तो लावा गाढ़ा हो जाएगा। उससे जो स्थलाकृति बनेगा वो बनेगा पर्वत। और वैसा लावा जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 40% से कम होगा, वो लावा क्षारीय होगा। ठीक है, और इससे बनेगा हमारा पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है वो क्षारीय लावा से हुआ है, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा कम है। तो एक तो ये बात। दूसरा है कि यह प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर के क्वार्टनरी काल तक चट्टानें पाई जाती है। बिल्कुल प्रायद्वीपीय जो पठार हैं इसमें बहुत पुरानी से लेकर के नवीन चट्टानें पाई जाती है। जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं वो है आर्कियन चट्टानें। आर्कियन चट्टान के डिकम्पोजिशन से, यानी कि उसके क्षरण से धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। उसके बाद कुलप्पा चट्टान का निर्माण होता है। उसके बाद विंध्यन चट्टान का निर्माण होता है। और उसके बाद गोंडवाना चट्टान, और अंत में दक्कन ट्रैप का, यानी कि दक्कन के चट्टानों का निर्माण होता है। और दक्कन के जो चट्टान होते हैं ना, यानी कि दक्कन ट्रैप में जो चट्टानें बनी है उसके डिकम्पोजिशन से काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी को 3 नामों से और जाना जाता है: काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और चिरनोजेम मिट्टी। इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है कि भारत में कोयला का निर्माण गोंडवाना काल में हुआ है। देखिएगा, भारत में जो है 98% जो कोयला है ना, वो गोंडवाना काल के ही क्रम में निर्मित हुआ है। अच्छा, कोयला से जब याद आ गया आपको कि कोयला क्या है, सॉरी, कोयला कोयला तो कोयला ही है भाई। देखिए, 98% जो कोयला है ना वो गोंडवाना काल में निर्मित हुआ है। कोयला के 4 प्रकार हैं। ठीक, कौन कौन? तो ये भी याद रखिएगा, ABPL, यानी कि जैसे से हम ABCD आगे जाते हैं ना, वैसे वैसे कोयले का नाम आ जाता है। ए से एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 93% से 95% के बीच होता है। बी जो है बिटुमिनस है। जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस कोयला ही है। वो लगभग संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ कोयला पाया जाता है वहाँ बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। दूसरा कि ये जो एंथ्रासाइट कोयला है वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि भारत में कहाँ पाया जाता है। तो एंथ्रासाइट कोयला जो है वो भारत में 2 जगहों पर पाया जाता है। एक है असम में, और दूसरा कहाँ? तो दूसरा है J&K में, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला जिसमें 75% लगभग कार्बन की मात्रा होती है। पीट में लगभग वही लगभग 45 से 55%, और लिग्नाइट में लगभग 35 से 37% मात्रा कार्बन की होती है। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन जो है वो है डी। अगले प्रश्न पे आइए। कहता है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है, बताइएगा। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है? देखिए, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो है ऑप्शन में है विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी है हिमालय पर्वत, ऑप्शन डी है अरावली पर्वत, और ऑप्शन सी है अरावली पर्वत, और डी है पश्चिमी घाट। तो बताइएगा अवशिष्ट पर्वत। देखिए, अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या है? अवशिष्ट पर्वत का मतलब है कि वैसा पर्वत जो कभी अपने युवा अवस्था में था, आज जो है उसके डिकम्पोजिशन और क्षरण इतने ज़्यादा हो गए हैं कि केवल उसका जो बीच का रीढ़ बच रहा है, बाकी सब खत्म हो गया है। ठीक है, तो हिमालय जो है ना, हिमालय जो है वो सबसे युवा पर्वत है। पश्चिमी घाट क्या है? एक कगार है। ठीक है, तो अवशिष्ट पर्वत के रूप में अरावली पर्वत है, जिसका निर्माण जो है ना प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। आज से लगभग 500 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। समझ गए? और ये जो आप देख रहे हैं अरावली पर्वत की जो लंबाई है वो गुजरात से लेकर के हरियाणा तक है। ठीक है, लगभग 4 राज्यों से गुजरता है। ये अरावली पर्वत जो है ना वो लगभग 4 राज्यों से, राजस्थान से, गुजरात से, आप हरियाणा से और पंजाब से। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये अरावली पर्वत है, ये लगभग 692 किलोमीटर लंबा है अरावली पर्वत। दूसरा है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर, और ये 722 मीटर, कहीं कहीं 727 मीटर, सॉरी 1722 मीटर या तो 1727 मीटर इसकी ऊंचाई कभी कभी मापते हैं। ये जो गुरु शिखर है वो माउंट आबू के नज़दीक में है, तो याद रखिएगा गुरु शिखर ये है। ठीक, अच्छा, ये याद रखिएगा कि जो अरावली पर्वत है ना, इसके जो हरियाणा वाला पार्ट है इसको हम रायसीना हिल्स भी कहते हैं, जहाँ पे दिल्ली बसा हुआ है। ये जो अरावली पर्वत का पार्ट है वो रायसीना हिल्स। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। कहता है कि
निम्नलिखित संदर्भ को ध्यान से पढ़ें और सही कथन का उत्तर प्रस्तुत कीजिए। निम्नलिखित संदर्भ को ध्यान से पढ़िए और सही कथन का उत्तर प्रस्तुत कीजिए। ऑप्शन है कि कार्बी एंगलोंग पठार छोटा नागपुर के पठार का भाग है। बी है मालदा व्रंश मेघालय के पठार और छोटा नागपुर के पठार को अलग करता है। ऑप्शन सी है थार मरुस्थल के नीचे प्रायद्वीपीय भारत का पठार स्थित है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो लगाइए आंसर कि कौन सही है और कौन गलत है। लगाइए। देखिए अब है कि कार्बी एंगलोंग पठार, देखिए कार्बी एंगलोंग पठार जो है ना आपको मिल जाता है कहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्ट में है ये, ठीक, इस इलाके में है। आपको अगर मैं बताऊं तो ये वाला जो इलाका देख रहे हैं ना, ये मेघालय का पठार है, यहीं पे कार्बी एंगलोंग का पठार है। ये मेघालय और कार्बी एंगलोंग का पठार इसी इलाके में है। तो कार्बी एंगलोंग का पठार जो छोटा नागपुर के पठार का भाग है, बिल्कुल सही है ये। मालदा व्रंश जो है, मालदा व्रंश मेघालय के पठार और छोटा नागपुर के पठार को अलग करता है, ये भी सही है, ठीक। बीच में जो मालदा गारो गैप है वो जो है एक पठार पर ही स्थित है वो, तो ये भी सही है। अब थार मरुस्थल के नीचे प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये भी सही है। जो थार मरुस्थल वर्तमान में आपको दिख रहा है ना, उसके नीचे है ना प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है वो उसके नीचे, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के जो पठारी भाग हैं वो उसके नीचे हैं। अच्छा, वर्तमान में जो ये है बिहार है या फिर आप यूपी है, उसके नीचे है ना भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। और उस आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मैदानी भाग है ना, मैदानी भाग है वो लगभग 1 से 2 किलोमीटर ऊपर है, यानी कि हिमालय के जो जलोढ़ हैं वो पठारी भाग पर 2 किलोमीटर ऊपर से छा गए हैं, ऊपर से भर गया है, डिकम्पोज हो गया है। तो हमको ऊपर का जो भाग है वो हमको देखने को मिलता है कि मैदानी भाग है, नीचे का भाग पठारी भाग है, आज भी है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न कहता है कि टेथिस सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेथिस सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कि यह गोंडवाना लैंड और अंगार लैंड के बीच का भाग है। ऑप्शन बी है टेथिस सागर पर हिमालय स्थित है। और ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो बिल्कुल सही है, ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच का भाग है टेथिस सागर। और टेथिस सागर पर वर्तमान में हिमालय स्थित है। और उसी हिमालय के ऊपरी भाग के डिकम्पोजिशन से, ऊपरी भाग के क्षरण से जो है हमारा उत्तर का जो विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कहता है कि हिमालय के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। हिमालय के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है यह एक बलित पर्वत है ना। ऑप्शन बी है कि ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में है। और ऑप्शन सी है कि बृहद हिमालय में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। और ऑप्शन डी है कि हिमालय की ऊंचाई घट रही है। तो इसमें सही कथन क्या है, सॉरी, इसमें असत्य कथन क्या है, सत्य नहीं, असत्य कथन क्या है इसमें, कि हिमालय एक बलित पर्वत है। बिल्कुल, क्योंकि जो है आपका भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से, यानी कि बलन के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो एक बलित पर्वत तो है, सही है। सबसे नवीन पर्वत भी है, मोरदार पर्वत भी हिमालय है, तो याद रखिए। दूसरा कि ट्रांस हिमालय हिमालय सबसे उत्तर में है। बिल्कुल, जब हिमालय बन रहा था ना, तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से तो सबसे पहला जो भाग है, सबसे उत्तरी भाग है, वो ट्रांस हिमालय ही है, यानी कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय ही बना। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, उसके बाद जो है महान हिमालय बना, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो 4 खंडों में बना है। तो ये भी सही है, उत्तर में आपको ट्रांस हिमालय दिखता है। जब भी आपको हिमालय पर्वत के ऊपरी चोटी पर, यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ना होता है, तो आपको ट्रांस हिमालय में ही जाना होता है, ठीक। दूसरा है, अगला प्रश्न है कि बृहद हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, हिमालय की जितनी भी चोटियां हैं वो सब बृहद हिमालय में ही हैं। चाहे आप ऊपर उत्तर से ले लीजिए, सॉरी, आप चाहे पश्चिम से उठा लीजिए, सबसे पश्चिम यानी कि वर्तमान के जो POK है, वहाँ पर सबसे सबसे पश्चिम में जो चोटी है वो है नंगा पर्वत, है ना। सबसे उत्तर में जो चोटी है वो है केटू पर्वत, काराकोरम 2। उसके बाद गेसरब्रम, मासरब्रम है। उसके बाद नीचे राकापोशी पर्वत है। फिर नीचे आइएगा तो आपको मिल जाएगा नंदा देवी। उसके बाद आपको मिल जाएगा धौलाधर। और उसी में आगे बढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा एवरेस्ट, जो नेपाल में है। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, और तिब्बत में उसको चोमोलुंगा के नाम से जानते हैं।
उसके आगे बढ़िएगा तो भारत में एक सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है कांचनजंगा, 8,592 मीटर समथिंग इसका कुछ ऊंचाई है। और उसके बाद आपको नामचा बरुआ मिल जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत यानी कि चीन के बॉर्डर पर है। तो आपको मिल जाएगा कि ये भी सही है, जितनी भी चोटियाँ हिमालय की है वो बृहद हिमालय में ही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा कि हिमालय की ऊंचाई घट रही है, ये गलत है। हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। वर्तमान में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर। कुछ दिन पहले एक शोध हुआ था, उस शोधकर्ताओं में कौन कौन थे, तो चाइना और नेपाल के कुछ शोधार्थी थे जो इसकी शोध करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी चोटी बढ़ करके हो गई 8,850 मीटर। लेकिन अभी तक जो है ना, मतलब इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसको सही नहीं ठहराया। तो अभी भी 8,848 मीटर ही है। तो इसमें चाइनीज के चक्कर में मत फंसिएगा कि 50 मीटर हो गया। अब अगला प्रश्न है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के संदर्भ में असत्य कथन बताना है आपको। तो ऑप्शन एक है कि यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन बी है कि यह भू अभिनति गर्त है। ये जो है सिंधु गंगा का जो मैदान है वो भू अभिनति गर्त है। ऑप्शन सी है कि इसका निर्माण हिमालय के निर्माण के अंतिम चरण में हुआ है। और ऑप्शन डी है कि इसकी लंबाई लगभग 5,000 किलोमीटर है। और ऑप्शन एफ है 1 से अधिक। तो बताइएगा कि असत्य कथन कौन है। देखिए, शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, यानी कि सिंधु गंगा के जो मैदान है शिवालिक के दक्षिण में, बिल्कुल सही है ये। ठीक, उत्तर में तो आपको लघु हिमालय मिल जाएगा, तो वो नहीं, ये आपका सही है, शिवालिक के दक्षिण में। दूसरा है कि यह भू अभिनति गर्त है, बिल्कुल। अब देखिएगा कि जो यूरेशियाई प्लेट है उसके बाद इधर से जो हमारा भारतीय प्लेट टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय के निर्माण के कारण क्या हुआ कि ये जो पार्ट है इसको हम भू अभिनति कहते हैं, भूगर्त कहते हैं। तो यहीं पर पूरा का पूरा मलबा जमा हो गया हिमालय का, ये वाला पार्ट, ये मैदान भाग बन गया। तो ये जो है भू अभिनति गर्त ही है ये। ठीक है, तो ये भी सही है। इसका निर्माण जो है हिमालय के अंतिम चरण में हुआ, ये भी सही है। और इसकी लंबाई 5,000 किलोमीटर है, ये गलत है, इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। तो ये सही है आपका, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये गलत है, गलत कथन ही, असत्य कथन ही हमको फाइंड करना था ना, तो ये डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के उत्तरी मैदान के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। भारत के उत्तरी मैदान के संदर्भ में प्रचलित कथन कौन सा है। ऑप्शन एक है कि इसकी गहराई लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बीच है। जो उत्तर का विशाल मैदान है उसकी गहराई है वो कितनी है, 1 से 2 किलोमीटर के बीच में है। ऑप्शन बी है इसका निर्माण टेथिस सागर के अवशेष से हुआ है। ऑप्शन सी है कि यह हिमालय के अपरदन क्रिया का परिणाम है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन एफ है 1 से अधिक। तो बताइएगा कि इसमें सही क्या है आपका। तो देखिए, इसकी गहराई जो है ना, भारत के जो उत्तरी विशाल मैदान है इसकी गहराई जो है वो 1 से 2 किलोमीटर के बीच में है, ये सही है। ऑप्शन बी है कि इसका जो निर्माण है वो टेथिस सागर के अवशेष से हुआ है, ये भी सही है, क्योंकि टेथिस सागर पर ही वर्तमान हिमालय का निर्माण है। और हिमालय के ही अवशेष यानी कि हिमालय के डिकम्पोजिशन से, क्षरण से हमारा जो ये क्या कह सकते हैं, मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। ठीक, तो ये भी आपको सही दिखता है। दूसरा है कि हिमालय के अपरदन क्रिया से इस प्रक्रिया का निर्माण यानी कि उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ, तो ये भी सही है आपका। तो तीनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। तो एफ आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानें कौन है। आसान प्रश्न है। पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन है। धारवाड़ चट्टानें, ऑप्शन बी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ऑप्शन सी कुड़प्पा चट्टानें, ऑप्शन डी आर्कियन चट्टानें। ये क्रम है भाई। हाँ, तो इसमें से पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन है। देखिए, सबसे प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन चट्टानें, जो लगभग 4600 वर्ष 4600 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। ये आर्कियन चट्टान। आर्कियन के बाद है धारवाड़, धारवाड़ के बाद है कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद है विंध्यन, और विंध्यन के बाद है गोंडवाना, गोंडवाना के बाद है ये जो है दक्कन। तो ये क्रम याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत के मैदानी भाग किस युग के चट्टानों से बना हुआ है।
उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है वो किस युग के चट्टानों से बना हुआ है? ऑप्शन ए है क्वार्टररी युग के, ऑप्शन बी है आर्कियन युग के, ऑप्शन सी है धारवाड़ युग के, और ऑप्शन डी है कुलप्पा युग के। तो उत्तर भारत के जो मैदान हैं वो किस युग के चट्टानों से बना हुआ है? देखिए, तो सिंपल सा है कि ये क्वार्टररी युग के चट्टानों से बना हुआ है। ये क्वार्टररी युग के चट्टानों से बना हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्लियर? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन है कि सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण स्थलों की खोज की थी। देखिए, एक दो प्रश्न इतिहास का डाल दिया गया भाई, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो प्रश्न है कि सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण स्थलों की खोज की थी। ऑप्शन बी है कि सर्वप्रथम खोजा गया औजार कुल्हाड़ी था। ऑप्शन सी है इस काल में कुल्हाड़ी, खंडक, बेदारनी जैसे औजार थे, ये औजार हो जाएगा, औजार थे। और डी है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बताइएगा कि इसमें से गलत कथन कौन है कि सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण स्थलों की खोज की थी। देखिए, ये सही है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1862 में ही मद्रास के पल्लवरम और अतिरम पक्कम से सबसे पहले पाषाण उपकरण कुल्हाड़ी की खोज की थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि सर्वप्रथम खोजा गया औजार कुल्हाड़ी था, ये भी सही है। सबसे प्राचीन जो औजार हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में मिले हैं वो हैं कुल्हाड़ी, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि इस काल में कुल्हाड़ी, खंडक, बेदारनी जैसे औजार हुआ करते थे, तो बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, तो अब जो है, अब कहते हैं कि गलत कथन कौन है, तो इनमें से कोई नहीं गलत कथन है, तो डी आंसर फिर से सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मेरा उद्देश्य है डी ऑप्शन लाने का और अधिकांशतः सही बनाने का, कि आपको नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, बस। हम, मेरा ये नहीं कि आपका मैं टेस्ट लूँ। अगला प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन बताना है कि यहाँ के अधिकांश लोग शिल्पी थे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश लोग क्या थे? शिल्पी, है ना, कारीगर हुआ करते, शिल्पी थे। बी है कि यहाँ के लोग पकाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे। सी है कि यहाँ के लोग बेलनाकार मुहर का प्रयोग करते थे। और डी है कि इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है। देखिए, यहाँ के अधिकांश लोग शिल्पी थे, ये गलत है। अब सोचिए कि आज इतना इंडिया डेवलप कर गया, इतना दुनिया डेवलप कर गया है, आज तो अधिकांश लोग इंजीनियर हैं ही नहीं, शिल्पी आज भी नहीं है, तो उस समय कहाँ से होंगे? ये भी नहीं होगा। अच्छा, कहते यहाँ के जो लोग हैं पकाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे, तो बिल्कुल करते थे। मोहनजोदड़ो में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो ये तो ठीक है। ऑप्शन है कि यहाँ के लोग बेलनाकार मुहर का प्रयोग करते थे, एक गलत है। बेलनाकार मुहरें मेसोपोटामिया में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो केवल और केवल सही आंसर कौन है? बी है। ठीक है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, सत्य और गलत में, मतलब सत्य सत्य, गलत और सही, तो ये बड़ा ध्यान से काम करने की जरूरत होती है। ऑप्शन ए कहता है कि लेटेराइट मिट्टी में काजू की खेती नहीं होती है। ऑप्शन बी है कि लाल पीली मिट्टी पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है कि काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी है कि जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में पाए जाते हैं। तो गलत कथन बताना है। तो ऑप्शन एक कहता है, देखिए, कि लेटराइट मिट्टी में काजू की खेती नहीं होती है, ये गलत है। लेटराइट मिट्टी में ही काजू की खेती होती है। ठीक है, अच्छा, एक बात और बताइएगा, एक मिट्टी और है करेवा, करेवा मिट्टी। करेवा में किसकी खेती होती है? तो केसर की। केसर की खेती करेवा में होती है। करेवा कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में, है ना, जम्मू कश्मीर में करेवा पाया जाता है। चलिए, लाल और पीली मिट्टी पूर्वी घाट में पाए जाते हैं, ये सही है। लाल और पीली मिट्टी पूर्वी घाट में पाया जाता है। अब देखिए कि उड़ीसा का जो नदी है ना, महानदी, उसके पानी हमेशा आपको लाल वगैरह टाइप से दिखते हैं। और क्योंकि वो लाल मिट्टी के अवशेष पाए जाते हैं, तो बारिश होती है तो लाल मिट्टी से वो छन करके वो पानी जाता है, तो उसके जो वाटर लाल रहते हैं, लाल लाल दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, लाल क्यों होता है? लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उसका जो मिट्टी है तो वो लाल हो जाता है। लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता के कारण
लाल मिट्टी होता है। पीली मिट्टी क्या होता है, जब अधिक बारिश होती है ना तो लाल जो कण है यानी कि लोहे के जो कण है वो छन छन के लीचिंग के कारण नीचे चले जाते हैं, निचले परत में चले जाते हैं, तो ऊपर की मिट्टी पीली हो जाती है। ठीक है, तो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी एक ही चीज़ है, लेकिन केवल लीचिंग के कारण ऊपर के जो कण हैं वो नीचे चले जाते हैं तो पीला हो जाता है। तो याद रखिएगा। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी पाए जाने वाले कुछ राज्य हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि काली मिट्टी किन किन राज्यों में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र तो हो ही गया यहाँ पे, गुजरात में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, तेलंगाना में पाया जाता है, कुछ आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है काली मिट्टी। तो याद रखिएगा इन सारे राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न कहता है कि जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में पाई जाती है, तो ये भी सही है। तो आपका गलत आंसर है आपका केवल और केवल ए। ठीक। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन एक है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। ठीक है। ऑप्शन बी है कि भूमंडलीय ताप में वृद्धि करता है। ऑप्शन सी है कि महामारी का एकमात्र कारण है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बताइएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संबंध में सही कथन क्या है। देखिए आप देखें कि ओजोन परत का क्षरण करता है, बिल्कुल। अच्छा, ओजोन परत के क्षरण का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो देखिए सबसे पहला प्रमाण मिला है कहाँ से, तो अंटार्कटिका के ऊपर जब शोध हुआ था तो पता लगा था कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो वर्तमान में तो ओजोन परत कुछ भर भी रहा है, तो ये भी। अच्छा, ओजोन का जो क्या होता है, सूत्र क्या होता है, O3 होता है ना। आगे देखिए, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि करता है, बिल्कुल करता है। और एक महामारी का मात्र कारण, तो ये नहीं है, ये गलत है आपका। तो इनमें से दो सही हो गए, आपको ए और बी सही हो गए, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला कहता है कि भारत में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला किस काल में निर्मित हुआ है। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला किस काल में निर्मित हुआ है। ऑप्शन एक है कि गोंडवाना काल में, ऑप्शन बी है कैम्ब्रियन काल में, ऑप्शन सी है डेवोनियम काल में, ऑप्शन डी है धारवाड़ काल में। तो भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस काल में निर्मित हुआ। देखिए भारत में जो कोयला पाया जाता है वो कोयले का नाम है बिटुमिनस। हाँ, बिटुमिनस कोयला अधिकांश रूप में पाया जाता है, और ये 98% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम में निर्मित हुआ है। अच्छा, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, सबसे खराब कोयला पीट होता है। कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में लगभग 93 से 95% तक होती है। ठीक है, इसमें लगभग 35 से 37% तक कार्बन की मात्रा होती है। ठीक, 4 प्रकार के कोयला, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। तो कोयला 4 प्रकार के। भारत में जब पाया जाने वाला कोयला गोंडवाना काल में निर्मित। अगला प्रश्न है, कहता है कि हाँ, दक्कन ट्रैप के संदर्भ में सत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए। दक्कन ट्रैप के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ठीक है, दक्कन ट्रैप क्या है नहीं है बताना है आपको। देखिए कहता है इसका निर्माण बेसाल चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन बी है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में यह फैला हुआ है दक्कन ट्रैप। ऑप्शन सी है इसके विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, और ऑप्शन डी है कि यह मैदानी संरचना है। तो इसमें असत्य कथन बताना है। देखिए बेसाल चट्टानों से निर्माण हुआ दक्कन ट्रैप का, बिल्कुल सही है ये। और गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि इसके विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी सही है। और काली मिट्टी के 3 नाम तो जानते ही हैं, चेरनोजेम मिट्टी, रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी। तो 3 नाम काली मिट्टी के हैं। ये मैदानी संरचना है, ये गलत है। ये जो है सीढ़ीनुमा संरचना है, ऐसे सोपानिक संरचना है। ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे इस तरह इस प्रकार से। तो ये भी गलत, ये डी गलत है। तो डी आंसर आपका सही है, मतलब ऑप्शन के अनुसार ये डी सही है। कौन सा गलत था, तो डी गलत। अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप, हाँ सांची स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण किस काल के जो है पत्थरों से हुआ है ना। फिर समझिए कि सांची स्तूप, लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किस काल के पत्थरों से हुआ है। तो ऑप्शन एक में है गोंडवाना क्रम, ऑप्शन बी है विंध्यन क्रम, ऑप्शन सी है धारवाड़ क्रम, और ऑप्शन डी है आर्कियन क्रम। तो ये जो ये सांची स्तूप है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, ये किस क्रम के चट्टानों से निर्मित हुआ है, यानी कि किस क्रम के चट्टानों का जो प्रयोग किया गया इन क्षेत्रों में, इन बिल्डिंगों में। तो ये जो है किया गया है विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम में आपको लाल बलुआ पत्थर मिलते हैं, और लाल बलुआ पत्थर का ही इन सभी चीज़ों में इस्तेमाल हुआ है, लाल किले में, जामा मस्जिद में, सांची स्तूप में। ठीक है,
तो जितने भी ये बनाए गए हैं ये सब लाल बलुआ पत्थर से ही बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस काल में हुआ है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ है? तो ऑप्शन है कि इयोसिन काल में, ऑप्शन बी है, हाँ ऑप्शन ए है इयोसिन काल में, ऑप्शन बी है प्लायोसिन काल में, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, और डी है एक से अधिक। तो देखिए हिमालय का जो निर्माण है ना वो इयोसिन काल से चलते हुए प्लायोसिन काल तक हुआ है, यानी कि दोनों सही है। इयोसिन काल में शुरू हुआ और प्लायोसिन काल में ये जा करके खत्म हुआ, तो ये दोनों सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु एवं गंगा के मैदान का निर्माण किस काल में हुआ है? सिंधु एवं गंगा के मैदान का निर्माण किस काल में हुआ है? ऑप्शन एक है क्वाटरनरी काल में, ऑप्शन बी गोंडवाना काल में, ऑप्शन डी इनमें से सी इनमें से कोई नहीं, और डी है एक से अधिक। तो बताइएगा कि सिंधु एवं जो है ये गंगा के मैदान का निर्माण किस काल में हुआ है? ये अभी क्वेश्चन कुछ देर पहले मैंने किया था, तो ये हुआ है क्वाटरनरी काल में, तो ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। ये क्या आ गया भाई? हाँ तो देखिए अगला प्रश्न है कि नहीं भाई साहब प्रश्न इतना ही था, ये प्रश्न इतना ही है, तो आज का सेशन इतना ही रहेगा। और आप लोग से इतना ही चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। और हम रोज़ आपके सामने वही 8 बजे शुरू हो जाते हैं, तो 8 बजे